गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 26, न्यू इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन पॉलिसी। मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों, इसका क्या मीनिंग होती है उसे देखिए। New economics reform started from 1991 have been named as new economics uh, liberalization policy. Liberalization means losing the administrative control on economics and abolishing the eventually. Indian adopted mixed economics in 1947. आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ मतलब 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो हमारी जो इकोनॉमिक थी वो मिक्स्ड थी। इम्पॉर्टेंट हैज़ बिन गिवन टू बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन द कंट्री। हमारे कंट्री में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर था। अंडर मिक्स इकोनॉमी, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, सम फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हैव बीन गिव टू द पब्लिक सेक्टर, सम प्राइवेट सेक्टर। कुछ जो थी वो पब्लिक सेक्टर में काम करती थी और जो कुछ थी वो प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी। मतलब कि हमारे कंट्री में मिले जुले दोनों तरह की ये क्या कहते हैं आपका काम करता था। द मिक्स इकोनॉमिक्स इन द कंट्री हैज़ नॉट सक्सीड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, लेकिन मिक्स इकोनॉमिक्स बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं हो पाई। उसके कुछ रीज़न थे। ज़्यादातर क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री थी वो लॉस में चली गई थी। सेकेंडली जो था उनका जो कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर का वो बहुत ही मतलब इटसेल्फ हो चुका था। मतलब जो वहाँ चाहता था वो अपनी ही मनमानी करता था। मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका लिबरलाइजेशन होता है उससे एक अभिप्राय होता है कि नियंत्रण और जो भी प्रतिबंध है उनमें ढील दे के थोड़ी सी जो हमारी पॉलिसी है उनको उदार बनाया जाए। इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? द फिसल एंड द बजट डिफिक्ट एंड द इंक्रीज टू मच। जो भी हमारी मतलब राजकोषीय थी नीति वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इन्फ्लेशन रेट जो था वो 2 डिजिट में पहुंच गया था। मैनी इंडस्ट्रीज जो थी वो सिक हो चुकी थी लैक ऑफ कैपिटल की वजह से। नेक्स्ट था इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो था वो फाइनेंशियल असिस्टेंट क्रिटिकल फेसेस में नहीं पा रहा था। देयर हैड बीन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ऑन अकाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैड स्टार्टेड डिक्रीजिंग रेदर देन इंक्रीजिंग। जहाँ पे हमको इंक्रीज करना था अपनी प्रोडक्शन को वहाँ पे वो डिक्रीजिंग रेट में चली गई थी। फॉरेन करेंसी जो थी वो कुछ ही हाथों में रह गई थी। इसके अलावा जो भी हमारी गवर्नमेंट थी उसने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म किया अगस्त 1991 में इन क्राइसिस के बाद। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन पॉलिसी, हमारी नई जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसको देखिए वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहला था Liberalization. The main characteristics of new economics policy is regarding given the direction to the private sector. Private sector को थोड़ा सा ढील दिया गया। There were many restriction imposed on the functioning of the private sector, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा restriction था। जो भी हमारी ओल्ड पॉलिसी थी उसमें काफ़ी थोड़ी सी ढिलाई दी गई जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रोडक्शन कर सके। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट्स दिए। द मैक्सिमम लिमिट हैड बीन पुट ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मैनी इंडस्ट्री अंडर द ओल्ड पॉलिसी। जो भी हमारी इंडस्ट्री की मिनिमम कैपेसिटी को बढ़ाया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को मतलब प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। केवल 5 उद्योगों को छोड़ के ही लक्ष्य को लाइसेंस व्यवस्था हटा दी गई थी। जो सेकंड था कि जो भी इंटरप्रेनर थे उन्हें गुड्स सेलेक्ट और प्रोड्यूस करने में काफ़ी छूट दी गई। जो भी वो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने की उन्हें छूट मिली। नेक्स्ट जो था वो मोनोपोली और आरटीपी एक्ट में संशोधन किया गया जिससे कि अपने व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। विदाउट प्रायर परमिशन कैन ऑल्सो स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट था उसमें लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त की गई जिससे कि न्यू इंटरप्रेनर हमारे यहाँ हमारे ट्रेड में ईजिली इंटर कर सकें। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। सेकेंड है एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिला। जो भी हमारी इसकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर को दी गई। द एरिया ऑफ इंडस्ट्री विच वर सिक्योर ऑफ फॉर पब्लिक सेक्टर देयर नंबर्स ऑफ हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम द 17 to 16, जो कि रिड्यूस किया गया 17 से 16 को। द प्राइवेट सेक्टर जो था उसको परमिशन दी गई वो 11 इंडस्ट्रीज हो गई थी। आयरन, स्टील, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन दीज इंडस्ट्री।
जो रूल्स रिगार्डिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट थे उन्हें भी फॉरेन कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैव बीन मेड ईजी एंड लिबरल। इसके अलावा जो भी हमारी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी उसको भी बढ़ावा मिला और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो गई थी, 52% तक ये पहुंच चुकी थी हमारी 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना में। एंड ओपन इकोनॉमिक, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? One other characteristic of new economics policy is that many steps have been taken to provide open shape of the economic of the country. हमारी कंट्री में खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। The rule of incoming and outgoing money flow of economic have been made simple. हमारे यहाँ outgoing और incoming money जो थी उसके फ्लो को काफ़ी सिंपल बनाया गया, जिसका फ़ायदा ये होता था कि स्टेप हैव बीन टेकन इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट बाय विच न्यू एक्सपोर्टर कुड कम, जिससे कि जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एक्सपोर्टर जो होते हैं वो आसानी से हमारे कंपटीशन में आ सकें और उसको हम जो भी हमारा प्रोडक्शन गुड है उसको हम एक्सपोर्ट करके उसमें बढ़ावा कर सकें। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस किया, जिससे कि फॉरेन करेंसी एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट संशोधन किया गया। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आया वो इंपोर्ट में आया। कोटा डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिटी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन हैव बीन रिमूव किए गए। इंपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट जो थी उसने परमिशन दी है 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नॉन रेसिडेंशियल इंडियन इन हाई प्रायोरिटी फील्ड एंड इंडस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेकिंग द इकोनॉमिक मार्केट ओरिएंटेड। जो भी हमारी इकोनॉमिक मार्केट थी वो ओरिएंटेड बनाई गई, मतलब कि जो बहुत सी कंपनीज थी पब्लिक सेक्टर टेक द हेल्प फॉर द अरेंजिंग फाइनेंशियल मीन्स एंड कैरी आउट द सेल्स ऑफ बॉन्ड्स एंड मार्केट रेट। जो भी हमारी मार्केट सिस्टम थी उसको मोर इफेक्टिव किया गया। लिफ्टिंग डायरेक्टर कंट्रोल इम्पोज बाय द लाइसेंस कोटा सिस्टम फ्रॉम मेनी इंडस्ट्रीज एंड गिविंग प्रायोरिटी टू द फाइनेंशियल मेजर लाइक टैरिफ। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप बढ़ाए गए जिससे कि मार्केट कॉम्पिटिशन को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टैक्स स्ट्रक्चर। हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई, मतलब कि जो भी पूंजीगत वस्तु पर उत्पादन शुल्कों को कम किया गया, पूंजी संबंधी लागतों को कम करने के लिए और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी काफ़ी छूटें दी गई। चेक ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बढ़ावा को चेक किया गया। देयर हैज़ बीन द कंप्राइजेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर द न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी दैट न्यू यूनिट ऑफ द इंटरप्राइज शुड बी इस्टेब्लिश इन द पब्लिक सेक्टर। नई पब्लिक सेक्टर में नई नई एंटरप्राइजेस इंटर की, पार्टिसिपेट किया उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, जिससे कि इसको काफ़ी बढ़ावा मिला। हमारी इंटायर पब्लिक सेक्टर को जो भी परमिशन हैज़ बीन गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर अंडर दिस पॉलिसी टू इंटर द फील्ड ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, पोर्ट डेवलपमेंट, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एयर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एंड द गुड रिजल्ट आर विजिबल, जिसका एक अच्छा रिजल्ट हमें इन सब कंपनियों में देखने को मिला। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड। The protective policy of 6 decades has weakened the Indian industry quality after independence. That is why it has been considered essential the new economics policy that the globalization of India trade should be done on the basis of international standard for making its place in the world market. ग्लोबलाइजेशन जो भी हमारी वैश्वीकरण था इंडियन ट्रेड को, उसको बहुत बढ़ावा मिला, जिसका वजह से हम इंटरनेशनल स्तर पे भी व्यापार करने के लिए अपने आप को मजबूत बना सकें। इसके बाद आपका आता है अचीवमेंट ऑफ द न्यू लिबरेशन सोसाइटी पॉलिसी। हमारी गवर्नमेंट ने समय समय पे बहुत से चीज़ों को इसके अंदर काफ़ी मतलब चेंज किया। जो भी इंटरनेशनल सीनियरिटी थी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म को अडॉप्ट किया, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी को अपनाया। जिसका फ़ायदा क्या हुआ वो देखिए। फर्स्ट है न्यू इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन पॉलिसी हैज़ प्रोवाइडेड द स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री रूटेड इन द क्राइसिस के समय हमारी कंट्री की जो जड़ें थी वो बहुत मजबूत हो गई न्यू इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। इसके अलावा ये जो पॉलिसी थी इसने जो भी हमारे पास लिमिटेड संशोधन थे उससे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेस जो भी थे उसको काफ़ी अच्छे से उसका संशोधन किया। जो भी हमारे नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उनमें उदारीकरण पॉलिसी काफ़ी अच्छी साबित हुई, जिससे हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिला। फॉरेन ट्रेड और पेमेंट बैलेंस में इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी ही रही। इसके अलावा इसने कंपटीशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंडस्ट्री में। रिजर्व स्टॉक जो हमारे फॉरेन करेंसी का था वो 60,000 से ज़्यादा ही था। इंडियन इकोनॉमिक्स इज रिपीटली एडवांसिंग टूवर्ड द बिकमिंग वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी। हमारी यहाँ की जो इकोनॉमिक थी वो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक के नाम से जानी जाती थी।
इसके बाद इसमें कुछ अचीवमेंट के साथ ही साथ हमें कुछ इसकी आलोचनाएं भी देखने को मिली। वो आलोचनाएं क्या हैं वो देखिए। ये बात सही है कि इस जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में बहुत आसानी से इंटर की और हमें उसका गुलाम बना लिया, क्योंकि हम ही ने फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है, जो भी हमारी मतलब फॉरेन इंडस्ट्री थी उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्री में पैसे लगाए, लेकिन पैसे भी केवल उन्होंने उसी इंडस्ट्रीज में लगाए जो कि प्रॉफिटेबल कंडीशन में थी। वार के समय हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता गया। नेक्स्ट है, देयर हैज़ बिन वाइडर गैप इन द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम इन द कंट्री। हमारी कंट्री की इनकम में काफ़ी असमानताएं पाई गई। नेक्स्ट है, द फॉरेन लोन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज। हमारे इंडिया का फॉरेन लोन जो हो रहा था वो बढ़ता जा रहा था, जिसका मतलब 68,000 करोड़ एवरी ईयर इन पेइंग इंटरेस्ट दिया जाता था प्रिंसिपल अमाउंट पे। इसके अलावा देयर हैज़ बिन द फ्लड ऑफ करप्शन एंड स्कैम इन द कंट्री ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर ड्यू टू द इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन। इसकी वजह से हमारे यहाँ का जो फ्लड का करप्शन था वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब इसके लिए हमारे यहाँ कुछ सजेशन दिए गए थे। वो सजेशन क्या थे, जरा आप उन पर भी एक नज़र डाल दीजिए। सबसे पहला जो सजेशन था वो ये था कि हमारे यहाँ प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर का स्टेटस जो है इंडस्ट्री का उसको बढ़ावा मिले, उसका स्टेटस अच्छा हो। हमारे यहाँ जो रूरल बेस्ड स्ट्रक्चर है, रूरल रोड है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन है, इन सबको मजबूत किया जाए। जो रूरल क्रेडिट एंड का स्ट्रक्चर है लोन का उसको भी बढ़ावा मिला जाए, उसको भी बढ़ाया जाए। स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, एक्सपेंडिंग द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन इन रूरल एरिया। हमारे गांव में वैसी ही एजुकेशन दी जाए जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग द प्रॉपर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू द फार्मर एंड रूरल क्राफ्टमैन। हमारे यहाँ के जो भी रूरल मतलब फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर प्राइस के प्रोडक्ट के प्रॉपर प्राइस देने चाहिए। ये कुछ ऐसी सजेशन थी जिसके द्वारा हम अपने यहाँ जो भी हमारी मतलब जो भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसमें कुछ सुधार ला सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 72.2 पॉपुलेशन जो है वो विलेज में ही रहती है और हमारी जो रूरल पब्लिक है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है। ये जो नई इकोनॉमिक्स उदारीकरण की पॉलिसी थी ये विलेज ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसको देख के इसकी पॉलिसी में कोई चीज़ों का संशोधन करना चाहिए। अब इसके बाद आपका आता है रोल ऑफ बैंक इन न्यू इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।